अस्सलाम वालेकुम क्लास। यकीन है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना 6th ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, BPA 4th इवनिंग की क्लास है। मैं आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर सैयद हैदर मंजूर। आज के इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें पहला रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है, सेकंड है इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, थर्ड हम इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, फोर्थ वन में हम एनालाइज करेंगे मार्केट इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, और लास्ट में हम अदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की जो कंसिडरेशंस हैं उसे डिस्कस करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। मार्केटिंग रिसर्च में सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा की कलेक्शन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में। प्राइमरी डाटा में कलेक्शन में हमने रिसर्च अप्रोचेस को डिस्कस किया था, कॉन्टैक्ट मेथड्स को डिस्कस किया था, सैम्पलिंग प्लान किस तरह बनाया जाता है उसे डिस्कस किया था। आज हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की यूजेज क्या है, किस तरह वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इन मार्केटिंग रिसर्च। जो पहला रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चनियर है। मोस्ट कॉमन टेक्निक है ये डाटा कलेक्शन के लिए। आप पर्सन टू पर्सन बाय फेस डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को मेल के थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हैं फॉर डाटा कलेक्शन। फ्लेक्सिबल मेथड है ये। रिसर्चर मस्ट बी केयरफुल विद वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस। ऑर्डरिंग जो क्वेश्चंस हैं उनमें सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की अक्कासी करता हुआ नज़र आए, और जो वर्डिंग है वो केयरफुल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी वर्डिंग ना हो, नेगेटिव क्वेश्चंस कम से कम हो, ताकि जो आंसर्स हैं वो जो या जो फाइंडिंग्स हैं वो बेहतर तरीके से हम तक पहुँच सकें। टू टाइप्स होती हैं क्वेश्चनियर्स की, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स होते हैं, दूसरे ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स होते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर्स में पॉसिबल आंसर्स या चॉइसेस आप अपने रिस्पोंडेंट्स को देते हैं। एग्जांपल के तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या स्केल क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज अलाउज रिस्पोंडेंट टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। अब जो क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर है, अगर उसकी बात करें तो अपनी यूनिवर्सिटी में देखा होगा आपके पास एक स्केल क्वेश्चनियर आपके स्टूडेंट आपसे फिल करवाने आते हैं बहुत सारे, तो उसमें लिखा होता है कि आप एग्री करते हैं इस बात से, या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या डिसएग्री करते हैं, या न्यूट्रल हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो वो जो 5 या 7 चॉइसेस आप जो रिसर्चर है उसने रिस्पोंडेंट को दी हैं, तो रिस्पोंडेंट उन्हीं चॉइसेस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करता है जिससे आप उसको इंटरप्रेट करने में आसानी होती है, उसकी टेबुलेशन बनाने में आसानी होती है, उन रिजल्ट्स की फाइंडिंग की जो एनालिसिस होता है वो आसान तरीके से हो जाता है। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करते हैं, और जो आपका रिस्पोंडेंट है वो जो भी उसके वर्डिंग या फीलिंग होती है वो अपनी वर्डिंग या अपनी फीलिंग्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके आपको बताता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन की को जब एनालाइज करना होता है वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चन की निस्बत। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड आंसर्स दैट आर इजियर टू इंटरप्रेट एंड टेबुलेट। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास चॉइसेस हैं, तो अगर 5 चॉइसेस हैं तो उन 5 चॉइसेस को इंटरप्रेट करना आसान है, ना कि अगर आप 10 लोगों के पास क्वेश्चन लेकर जाते हैं और 10 लोग सिर्फ अपनी वर्डिंग में चीज़ों को बताते हैं, तो उसमें से एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढना और उसको कहीं ना कहीं जर्नलाइज करने के लिए, क्योंकि बेसिकली आपने जो फिनोमिना है रिसर्च में उसको जर्नलाइज करना होता है, तो जर्नलाइज करने के लिए आप उसको फिर बाद में भी कोई ना कोई ऑप्शंस में किसी ना किसी ऑप्शंस में तो कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक मुश्किल काम है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो एक मुश्किल काम है। नॉर्मली ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी में जब आप कोई फिनोमिनन पे क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं किसी फिनोमिनन का, तो तब यूज़ करते हैं। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जब आप फ्रीक्वेंसी जज कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ का अगर फैक्टर ए है उसका फैक्टर बी पे कितने % इम्पैक्ट है, तो वो परसेंटेज देखने के लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं। अदर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं रिसर्च में, जिसमें पीपल मीटर्स है, चेकआउट स्कैनर्स हैं, और न्यूरो मार्केटिंग है। ये 3 और अदर मैकेनिकल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। आगे जाके हम इनको इंडिविजुअली हर एक को स्टडी करेंगे। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है डाटा कलेक्शन की प्राइमरी डाटा में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो तो क्वेश्चनियर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें पहला पीपल मीटर्स है। Nielsen Media Research attach people meters to television sets, cable boxes and satellite system in the selected homes to record who watches which programs. Retailer likewise use checkout scanners to record shoppers' purchases. Other mechanical devices may subject physical response to the marketing offering. अब
जो मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी सेट्स हैं या केबल नेटवर्क्स हैं उनके साथ ये मीटर लगाए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि कौन से लोग कितनी कौन से टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कौन सी एड्स को देख रहे हैं, कौन सी एड्स पर टाइम गुजार रहे हैं। तो उससे एनालाइज किया जाता है कि जो चल रहा है स्टैंडर्ड मार्केट में या जो इन्वायरमेंट में कि कौन से लोग कौन सी ऐड को पसंद करते हैं, कौन सी ऐड को नहीं पसंद करते, कौन से टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग ज़्यादा है, कौन से टीवी प्रोग्राम्स की या जो एड्स हैं उनकी रेटिंग कम है। तो इसके ज़रिए भी आप जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है जी हमारे पास चेकआउट स्कैनर्स। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी टीवी शो, रियलिटी शो देख रहे हैं, कोई भी कमर्शियल जो आप नहीं देखना पसंद करते या देखना पसंद करते हैं, तो ये जो स्कैनर्स हैं ये बेसिकली आपके रिस्पोंडेंट्स के साथ अटैच किए जाते हैं, जो आपकी हार्ट बीट, आपका नर्व सिस्टम, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका ब्लड प्रेशर, इस तरह की बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, जिसके थ्रू अगर आप कोई एड्स, आपको मुख्तलिफ एड दिखाई जाती हैं तो आप उसको देख के किसी को स्किप करते हैं। आपकी हार्ट बीट अगर तेज़ होती है, किसी पर तेज़ नहीं होती, कहीं आप रुकते हैं, कहीं आपके इमोशंस चेंज होते हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों को जो फिज़िकल आपके रिएक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये फिज़िकल रिएक्शंस भी डाटा कलेक्शन में मदद देते हैं। आप इस डाटा की बेसिस पर भी डिसीजन मेकिंग करते हैं रिसर्च में। साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हवाले से मीडिया जो रिसर्चेज होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं ताकि आप बेहतर रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकें और जो लोग देखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एड्स और उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, उससे रिलेटेड रियलिटी शोज़, टीवी शोज़ आप प्रोड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूरो मार्केटिंग। स्टिल अदर रिसर्चर्स आर अप्लाइंग न्यूरो मार्केटिंग, मेजरिंग brain activity to learn how consumer feel and respond. Neuromarketing is the application of neuroscience of marketing. Neuromarketing includes the direct use of brain imaging, scanning or other brain activity measurement technology to measure a subject's response to specific product, packing, advertisement और other marketing elements. जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके ब्रेन को स्कैन किया जाता है बेसिकली ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग, उसकी इमेजिंग और उसके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो मार्केटिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें इमेज कर सकें ताकि उनकी बेसिस पर, उन रिजल्ट्स की बेसिस पर आप अपनी जो रिसर्च है उसको बेहतर वे में कंडक्ट कर पाएँ ताकि आप लोगों को वही चीज़ें दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। अगर आप 2 करोड़ लगाकर कोई ऐसी ऐड बनाते हैं जो लोग देखना ही नहीं चाहते तो आपकी वो ऐड आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी प्रोडक्ट पर नेगेटिव गुडविल क्रिएट करती है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव गुडविल के लिए तमाम चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो ये जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये पॉजिटिव गुडविल क्रिएट करने के लिए ताकि आपके पास एक्यूरेट प्राइमरी डाटा की कलेक्शन हो जिसकी बेसिस पर आप बेटर डिसीजन ले सकें फॉर द बेटर मार्केटिंग रिसर्च। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो किसी न किसी रिसर्च बेस्ड स्टडी की फाइंडिंग्स पर ही होती है। विदाउट रिसर्च फाइंडिंग्स डिसीजन मेकिंग होती ही नहीं है जहाँ सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। सेकेंड है जी जब हम अपने क्वेश्चनर को फिल करवा लेते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। प्रोसेसिंग मीन्स कि हम कोई ना कोई स्टैटिकल टूल लगाते हैं, उसको किसी न किसी अरेंजमेंट में लेकर आते हैं ताकि वो जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके, मीन्स के हम उसकी बेसिस पर कोई डिसीजंस ले सकें। एनालाइज भी उसके साथ साथ उसे किया जाता है। एनालाइजिंग मीन हम बता सकें कि इस इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट हमारी रिसर्च पर पड़ भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द रिसर्चर नेक्स्ट पुट्स द मार्केटिंग रिसर्च प्लान इनटू एक्शन। जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाता है, जो रॉ डाटा होता है क्वेश्चनर या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का वक्त होता है। रिसर्चर शुड वॉच क्लोजली टू मेक श्योर दैट द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। जो प्लान, रिसर्च प्लान उन्होंने बनाया था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है करेक्टली, यानी कि अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन जो आप लोगों ने तय की थी किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं। दे मस्ट गार्ड अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद रिस्पोंडेंट्स, with the quality of participants' responses and with interviewers who make mistake or take shortcuts। जब आप क्वेश्चन फिल करवाते हैं, ये डाटा किसी भी
इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ चीज़ें अगर आप रह जाती हैं करने से, कंप्लीट होने से, डाटा कलेक्ट होने से, या कुछ गलतियां होती हैं तो आप उन्हें करेक्ट करते हैं, उन मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्वालिटी जो डाटा है, डाटा की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। रिसर्चर मस्ट आल्सो प्रोसेस एंड एनालाइज द कलेक्टेड डाटा टू आइसोलेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट। अब जो जब तक डाटा कंप्लीट नहीं होगा, उसकी कंप्लीटलीनेस और उसकी क्वालिटी जब तक 100% नहीं होगी या मैक्सिमम नहीं होगी, तब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते बेहतर इंसाइट हासिल करने के लिए। दे नीड टू चेक डाटा फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटलीनेस एंड कोड इट फॉर एनालिसिस। जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसकी क्वालिटी सही होती है तो आप उसे कोडिंग करते हैं फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। द रिसर्चर्स देन टेबुलेट द रिजल्ट एंड कंप्यूट स्टैटिकल मेजर्स। नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आता है वो इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स है। सबसे पहले आप इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को, कंक्लूजन को ड्रा करते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं हायर मैनेजमेंट को या वो मैनेजमेंट को जिन्होंने उस जो फाइंडिंग्स है उसकी बेसिस पर डिसीजंस लेने होते हैं। The researcher should not try to overwhelm managers with number and fancy statistical techniques। जो रिसर्चर होता है वो कोई ऐसी स्टैटिकल टेक्निक यूज़ नहीं करता जिससे जो डाटा की क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक हो जाए। Rather, the researcher should present important findings and insights that are useful in major decision faced by the management। एक्चुअली में ये सारी रिसर्च करने का मकसद तो सिर्फ एक ही था कि जो आपका रिसर्च प्रोसेस है वो इस तरह कंप्लीट हो कि जो मैनेजमेंट है उसे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। हाउएवर इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी लेफ्ट ओनली टू रिसर्चर्स। ये सिर्फ रिसर्चर्स तक की इंटरप्रिटेशन नहीं रखी जाती, बल्कि जो रिसर्चर्स सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करते, वो स्टैटिस्टिक्स में और रिसर्च डिज़ाइन में भी एक्सपर्ट होते हैं। उसके साथ साथ इनके साथ मार्केटिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है जो फेस की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में जो ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, और रिसर्च और उसकी टेक्निक्स के बारे में रिसर्चर्स को ज़्यादा पता होता है। तो ये दोनों लोग, ये एक लोग या एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो ये दोनों काम कर रहे हैं, या दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से दो मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि जो फाइंडिंग है वो बेहतर तरीके से आएँ और उन फाइंडिंग्स की बेसिस पर बेहतर रिजल्ट्स जो आए हैं उनके ऊपर बेहतर डिसीजन मेकिंग की जा सके। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर बराबर की दे दी जाएगी बेटर रिजल्ट्स के लिए, तो उससे जो काम है, जो रिसर्च प्रोसेस है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सोल्यूशन या फाइंडिंग्स हमारे सामने आई हैं वो भी बेहतर तरीके से सामने आ जाएंगी। और ये नॉर्मली ये होता है कि रिसर्चर्स और मार्केटिंग जो टीम है वो मिलकर काम कर रही होती है ताकि किसी भी प्रॉब्लम, जो रियल टाइम प्रॉब्लम उनको फेस की जा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसका रिसर्च के थ्रू इनसाइट या फाइंडिंग्स लेकर बेटर डिसीजन किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो एनालाइजिंग एंड यूजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है उसको यूज़ कैसे करते हैं, दो तरीके हैं उसके। फर्स्ट वन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM के थ्रू, और सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यूजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और यूज़ करते हैं। फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इंडिविजुअली इन दोनों टॉपिक्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। CRM मीन्स के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Customer relationship management involve managing detailed information about individual customers and carefully managing customer touch point to maximize customer loyalty। अब ये customer touch point क्या है? Customer touch point बेसिकली आपके ब्रांड का जो कस्टमर को स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो भी रिलेशन रहा उसको कस्टमर टच पॉइंट कहते हैं। लाइक एज अगर इंटरनेट के थ्रू किसी आपके कस्टमर ने आपके बारे में सुना तो उसने व्यूज़ देखे, जाके मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च की, आपकी ब्रांड के बारे में जाना, उससे लेके वो प्रोडक्ट परचेज करने तक का वो जो टोटल जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर टच पॉइंट कहलाता है। तो CRM इसी चीज़ को डील करती है जिसमें कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज किया जाता है इस जो कस्टमर टच पॉइंट्स हैं इनको मैक्सिमाइज करते हुए। मजीद डिटेल में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डिस्कस किया गया। इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन इंटरनल डेटाबेस एंड थ्रू कम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग रिसर्च यूजली रिक्वायर्ड
एडिशनल एनालिसिस, जो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरह से लेते हैं, जो आप इंटरनल डेटाबेस से कलेक्ट करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस से कलेक्ट कर रहे होते हैं चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च से कर रहे होते हैं, ठीक है, उस पर आप फर्दर जो एनालिसिस है वो करते हैं। मैनेजर्स में नीड हेल्प अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू गेन कस्टमर एंड मार्केट इनसाइट दैट विल इम्प्रूव देयर मार्केटिंग डिसीजंस। This help may include advanced statistical analysis to learn more about the relationship with a set of data. Information analysis might also involve the application of analytical models that will help marketers make better decisions. अब जो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस के थ्रू, कस्टमर मार्केटिंग इंटेलिजेंस के थ्रू हो, इंटरनल डेटाबेस के थ्रू हो, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हो, उस पर आप एडवांस स्टैटिकल टूल्स अप्लाई करते हैं ताकि आप और ज़्यादा जो कस्टमर इंसाइट है वो हासिल कर सकें। और इसका करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो टच पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ आप कस्टमर के साथ लिंक हो रहे हैं उस लिंक को इतना स्ट्रॉन्ग या इतना मैक्सिमाइज किया जा सके जो लॉयल्टी में ट्रांसफॉर्म हो। लॉयल्टी में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब यह है कि वो जो कस्टमर है, वो जो कंज्यूमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल कंज्यूमर था, वो आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को बाय करना स्टार्ट कर दे। वो कस्टमर टच पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टमर की परचेज हो सकती हैं, कुछ लोगों ने अगर कोई चीज़ परचेज किया तो वो आपके बारे में बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। सेल आपकी जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट करती है लोगों के साथ। सर्विसेज एंड सपोर्ट कॉल्स जो आपकी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में अपने कंज्यूमर या कस्टमर्स को। वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट्स पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सेटिस्फेक्शन सर्वेज होते हैं जिससे आपकी ब्रांड के बारे में पता चलता है। क्रेडिट पेमेंट्स इंटरेक्शन, क्रेडिट एंड पेमेंट इंटरेक्शन, कि आप कितना क्रेडिट देते हैं। हो सकता है आप एक प्रोडक्ट है वो ले जाएं, या जो मनी बैक गारंटी कुछ प्रोडक्ट्स पे दी जाती है, इस तरह के जो ऑफर्स आप देते हैं। मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप नेट पे सर्च करें तो आईफोन और उसके मुकाबले में कोई और फ़ोन जो भी उस रेंज में हो किसी और कंपनी का, तो मुख्तलिफ मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज़, मुख्तलिफ मार्केटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो दो पैरेलल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, सेम एक जैसी क्वालिटी या क्वांटिटी को शो कर रही होती हैं, उन पर रिसर्च स्टडीज़ होती हैं। जो भी टच पॉइंट हो सकता है कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ, तो ये सारे टच पॉइंट्स हैं जिनसे कस्टमर आपके साथ लिंक्ड अप होने की ट्राई करता है। और आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो टच पॉइंट्स हैं वो इतने मजबूत हों, इतने ज़्यादा हों, इतने बेहतर हों, ताकि वो जो कस्टमर का जो ये टच पॉइंट्स हैं ये लॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाएँ। वो किस तरह होंगे? ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज और बाय करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन अ टाइमली यूज़र फ्रेंडली वे। अब कोई भी जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि किसी भी शख्स को अगर कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले तो ये बात है कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जो कॉस्ट उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने पर हम लगा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन से हासिल होने वाला फ़ायदा उस कॉस्ट से ज़्यादा हो। दूसरा, वो टाइमली हो। अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यूज़र फ्रेंडली हो, इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जो जिसने वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, उस पर डिसीजन लेने हैं, अगर वो उससे समझ ही नहीं आती, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो उस इंफॉर्मेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन हैज़ नो वैल्यू अंटिल इट इज़ यूज्ड टू गेन कस्टमर इंसाइट एंड मेक बेटर मार्केटिंग डिसीजंस। अगर आपकी जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको कस्टमर इंसाइट नहीं दे रही, कस्टमर के एटीट्यूड और बिहेवियर्स के बारे में आपको बेटर फाइंडिंग्स नहीं दे रही जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Thus, the marketing information system must make the information readily available to managers and others who need it. तो मार्केट इन्फॉर्मेशन उस वक्त मौजूद हो आपके पास जब भी मैनेजर्स को या जो भी यूज़र्स हैं उसके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब उन्हें ज़रूरत हो। तो ये जो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है ये मुसलसल चलता रहता है। ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तब आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हैं। जो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं ख़ासतौर पर मार्केटिंग से रिलेटेड, वो मुसलसल आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी और आपकी न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी रिसर्च कंडक्ट करवा रहे होते हैं ताकि मज़ीद बेहतरी चीज़ों में लाई जा सके। इन सम केसेस दिस मीन्स प्रोवाइडिंग managers with a regular performance reports, intelligence updates and reports on the results of research studies।
तो हर वक्त, हर 3 महीने बाद, सीज़न चेंज होने पर, एटमॉस्फेयर चेंज होने पर, जो कंट्रीज़, मुल्कों के हालात हैं वो तब्दील होने पर, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट हैं, रिसर्च स्टडीज़ हैं, वो मैनेजर को मुसलसल उनसे अपडेट रखा जाता है ताकि वो उनके बिहाफ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सके. बट मार्केटिंग मैनेजर्स मे आल्सो नीड नॉन रूटीन रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर स्पेशल सिचुएशंस एंड ऑन द स्पॉट डिसीजंस. ज़रूरी एक तो रूटीन जो टास्क है उसका रिसर्च प्रोसेस चल रहा होता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी होती हैं उसके लिए, जैसे लाइक एज अब ये जो पेंडेमिक आई हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो इस लिहाज से रिसर्चर्स के पास नॉन रूटीन रिपोर्ट्स चल रही होंगी कि कौन सी यूनिट को हमने बंद करना है, कौन सी प्रोडक्शन हमने कम कर देनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कौन सी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमारी ऐसे हैं जिन्हें बढ़ाना चाहिए हमें. तो उस ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं. तो इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो आप रेगुलर बेसिस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस तरह बनाएं कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जो पोटेंशियल कस्टमर है वो दोनों आपके साथ मज़ीद लॉयल हो जाएं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ख़रीदें, और उसके साथ साथ जो स्पेशल सिचुएशंस हैं जो मैनेजर्स फेस करते हैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दी अदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन में क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं. मार्केटिंग रिसर्च इन स्मॉल बिजनेसेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल बिजनेसेस और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें भी मार्केटिंग रिसर्च होती है. इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च होती हैं. पब्लिक पॉलिसी एंड एथिक्स की बात है कि कस्टमर प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना होता है, मिस यूज़ ऑफ रिसर्च फाइंडिंग ना हो. तो ये तमाम चीज़ें अदर कंसिडरेशन में आती हैं जिनका भी ख्याल रखना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है. International marketing research has grown over the past decade. International researchers deal with the diverse market in many different countries. These markets often vary greatly in their level of economic development, culture and customer and buying pattern. अच्छा जी, अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पर कोई एक प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसकी बड़ी सेल है वो किसी दूसरी जगह पर भी उसी तरह इम्पैक्ट कर रही हो किसी और कंट्री में भी. तो कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल फिनोमेना जो है वो चेंज होता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के लिहाज से. इसके साथ साथ टू मेजर पब्लिक पॉलिसी एंड एथिक इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च. दो बड़े अहम इश्यूज हैं जो पब्लिक पॉलिसी या एथिक्स या आपके कंज्यूमर या वो रिस्पोंडेंट्स जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है उनसे रिलेटेड है. और कस्टमर प्राइवेसी एंड मिस यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, कि आपने कस्टमर की, अगर आपको कोई रिस्पोंडेंट डाटा प्रोवाइड करता है तो आपने सीक्रेट रखना है, उसको आम पब्लिक नहीं करना आप, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहते कि उनके जो तासुरात हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं वो आम पब्लिक को पता चलें, उसके साथ मिस यूज़ ना हो. आप उनके रिसर्च को जिस मकसद के लिए हासिल कर रहे हैं जो उन्हें बता के सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. Many consumers feel positive about marketing research and believe that it serves a useful purpose. बहुत सारे जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो रिसर्च है वो अच्छी चीज़ है जिससे आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है. अदर स्ट्रांगली resent or even mistrust marketing research. बहुत सारे लोग mistrust भी करते हैं. They don't like being interrupted by researchers. They worry that marketers are building huge database full of personal information about customers. तो ये समझते हैं कि जो इदारे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोई भी रिसर्च कंडक्ट करवा रही हैं, वो सिर्फ अपनी डाटा बेसिस को फुल करने के लिए, भरने के लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. लाइक एज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान के फिनोमेना में यहाँ जहाँ जब टैक्स से रिलेटेड बहुत सारा इशू है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहती है कि किस तरह का टैक्स सिस्टम हो, वो लोगों से जाके बात करती है कि जी जो हमारी एक प्रोडक्ट है या हम सर्विस एक लॉन्च करते हैं, आपके लिए सर्विस लॉन्च करते हैं, उस सर्विस में आप किस तरह की वेबसाइट पसंद करेंगे या किस तरह की एप्लीकेशन हम आपके लिए लॉन्च करें जिससे आप अपना टैक्स अपने ही किसी भी गैजेट पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे फिलअप कर सकें, जिसमें आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ना हो, बड़ी आसानी हो जाए. तो लोग समझेंगे कि नहीं, वो रिस्पोंडेंट ये समझेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ आपकी डाटा कलेक्ट करना चाह रही है, ये आपके वेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाह रही है, ये आपके रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाह रही है. तो बहुत सारे लोग रजिस्ट करेंगे इस तरह के रिसर्च को. इसी तरह ही जब आपके पर्सनल लोग आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में पूछते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी
रिसर्चर आपसे पूछे कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको किस तरह के खाने पसंद हैं, इस तरह तो बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है ये उनका बहुत पर्सनल मैटर है। तो दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बहरहाल इकट्ठी की जा सके, जिनकी बेसिस पर हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।